स्वागत है दोस्तों द एम्प्लॉयमेंट होम के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण सवालों को कवर करेंगे जो रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले एनटीपीसी ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछे जाने की 100% संभावना है। हम इन सवालों को बिल्कुल डिटेल्स में विस्तार पूर्वक देखेंगे ताकि इनसे बनने वाले और भी जो सवाल है वो परीक्षा में बहुत आसानी से हल हो सके। इसलिए अगर आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं अभी तक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का हम पहला सवाल को देखते हैं। तो आद्य जीवाणु यानी आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए काइटिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी पेप्टिडोग्लाइकन, ऑप्शन डी सेल्यूलोज। तो अगर हम सेल वॉल की सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से जीव जंतु मनुष्य या फिर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है हम जानते हैं, और जिस प्रकार से हमारे शरीर के कई अंग होते हैं उसी प्रकार से कोशिकाओं के भी कई प्रकार के अंग होते हैं, और कोशिकाओं के अंगों में एक अंग एक पार्ट जो है वो सेल वॉल है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि कोशिका भित्ति जो है यानी कोशिकाओं का जो एक अंग सेल वॉल है या कोशिका भित्ति मनुष्य की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। सवाल है कि ये सेल वॉल किसमें पाए जाते हैं, किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो आंसर होगा सेल वॉल जो होता है वो कोशिका भित्ति वो पादप में पाए जाते हैं यानी प्लांट्स में पाए जाते हैं। दूसरा ये कवकों में भी पाए जाते हैं यानी फंगस में भी पाए जाते हैं, और कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल एल्गे में भी पाए जाते हैं यानी कि शैवाल में भी पाए जाते हैं। और अगर हम आगे की बात करें तो ये जीवाणुओं में भी पाए जाते हैं यानी कि ये बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति जो कोशिका का एक अंग है ना, ये मनुष्य की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति प्लांट्स में पादप की कोशिकाओं में पाया जाता है, और पादप की कोशिकाओं में सेल वॉल का काम क्या होता है? ये सेल वॉल पादप की कोशिकाओं को कठोर बनाकर रखता है, उसे सुरक्षा देता है, बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है। और ये कवकों में भी पाया जाता है, शैवालों में भी पाया जाता है, और जीवाणुओं में भी पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। और कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि पादप में जो सेल वॉल होते हैं ना, पेड़ पौधे में जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बात याद रखिएगा, हमेशा कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो सेल्यूलोज जो है ना, तो पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? आंसर होगा सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर हम कवक में बात करें तो अगर आपसे पूछे कि कवकों में फंगस में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो आंसर होगा कवकों में कोशिका भित्ति जो है सेल वॉल वो काइटिन की बनी होती है। और शैवालों में एल्गी में है ना कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज का बना होता है। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें ना, जीवाणु की बात करें तो बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? तो पहला जो है वह है यू बैक्टीरिया, इसे हम कहते हैं यू बैक्टीरिया। और दूसरा बैक्टीरिया का जो पार्ट है ना उसे कहा जाता है आर्की बैक्टीरिया। एक यू बैक्टीरिया और दूसरा आर्की बैक्टीरिया जिसे आद्य जीवाणु कहा जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया है ना, वो किस आधार पर बांटा गया है? तो सेल वॉल के आधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला बैक्टीरिया का जो समूह है ना उसे हम यू बैक्टीरिया कहते हैं, और दूसरा बैक्टीरिया का जो समूह है उसे हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। और यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर आपसे सवाल यह पूछे कि यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है तो आंसर होगा यू बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है ना वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, और अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो ये जो आर्की बैक्टीरिया है ना यह विशेष प्रकार की स्थिति में विशेष प्रकार के इन्वायरमेंट में पाया जाता है, विशेष प्रकार के क्षेत्र में पाया जाता है। तो आर्की बैक्टीरिया पाया कहाँ पर जाता है? तो ये आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो गर्म झरनों में पाया जाता है। इसके साथ साथ
जो नमकीन क्षेत्र है यानी जो साल्टी एरिया है उस नमकीन क्षेत्र में भी आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है। इसके अलावा आर्की बैक्टीरिया जो है वो दलदली क्षेत्रों में मार्सी एरिया में भी पाया जाता है। तो ये विशेष स्थानों पर आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है। इसके अलावा गाय और भैंस के जो गोबर होते हैं उस गोबर में भी किस प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है? आंसर होगा आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है। इसलिए गाय और भैंस के गोबर से जो मीथेन बनते हैं ना, यानी कि गोबर गैस जो बनते हैं, उस गोबर गैस को बनाने में मदद कौन करता है? आर्की बैक्टीरिया करता है। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि आर्की बैक्टीरिया का सेल वाल किससे बना होता है? तो याद रखिएगा आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वाल बना होता है ना, वो किससे? प्रोटीन का बना होता है। और हम जानते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार आर्की बैक्टीरिया पृथ्वी का पहला जीव है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछे पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम जीव का नाम बताइए, पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम जीव का नाम बताइए, आंसर क्या होगा? आर्की बैक्टीरिया, है ना। तो आपसे सवाल क्या पूछा था? आपसे सवाल पूछा था आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है, कोशिका भित्ति, वो किसकी बनी होती है? तो आप आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन पादपों में, पेड़ पौधों में सेल वाल किसका बना होता है? सेल्यूलोज में। कवकों में किसका बना होता है? काइटिन का। शैवालों में किसका बना होता है सेल वाल? तो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज का। यू बैक्टीरिया में सेल वाल किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का। और आर्की बैक्टीरिया में सेल वाल किससे बना होता है? तो आपका आंसर होगा क्या? प्रोटीन में। चलिए इसके बाद अगले सवाल को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यानी रेस्पिरेशन टेस्ट में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? पहला ऑप्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ी सिलिका जेल। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं ना, तो यातायात जो पुलिस होती है वो पहचानने के लिए कि यह व्यक्ति ने शराब पिया है या नहीं, तो उसको पहचानने के लिए वो क्या इस्तेमाल करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट ये शराब के साथ जब रिएक्शन करता है तो शराब के साथ रिएक्शन करने के बाद ये विशेष प्रकार का रंग देता है। उस रंग को देखकर पुलिस वाले पहचान जाते हैं कि इस व्यक्ति ने शराब पिया है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल शराब के साथ रिएक्शन करता है तो एक विशेष प्रकार का गंध देता है जो सिरका की तरह गंध होता है। तो इस गंध के माध्यम से और विशेष रंग के माध्यम से यातायात जो पुलिस होते हैं वो शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले व्यक्तियों को पहचान लेते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? ऑप्शन ए है विटामिन सी। ऑप्शन ए हमारे पास विटामिन सी। ऑप्शन बी है विटामिन B1। ऑप्शन सी है विटामिन B6। ऑप्शन डी है विटामिन ए। सवाल पूछ रहा है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है, स्टोर होता है? तो अगर हम सबसे पहले यकृत की बात करें यानी कि लीवर की बात करें तो देखिए लीवर से कई सारे सवाल जो है एग्जाम में, रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर हम पहला सवाल की बात करें, पहला पॉइंट की बात करें तो लीवर जो होता है ना, वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि अगर आपसे पूछे, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड अगर आपसे पूछे तो आंसर होगा लीवर। ग्रंथि क्या होता है? तो हमारे शरीर का वह अंग, हमारे शरीर का वह पार्ट जिससे 2 प्रकार के लिक्विड का स्राव होता हो, पहला एंजाइम और दूसरा हार्मोन। यानी मानव शरीर का वह अंग, मानव शरीर का वह पार्ट जिससे या तो एंजाइम का स्राव होता हो या तो हार्मोन का स्राव होता हो, हम उस भाग को, उस पार्ट को ग्लैंड कहते हैं। क्योंकि लीवर से कई सारे एंजाइम का स्राव होता है, इसलिए लीवर एक ग्लैंड है और मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। हम जानते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है।
तो लीवर भी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो लीवर की जो कोशिकाएं होती है ना, उन कोशिकाओं को एक स्पेशल नाम दिया गया है। अगर आपसे पूछें कि लीवर की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, आंसर होगा हिपैटिक कोशिका, यानी लीवर की जो कोशिकाएं होती है उसे हम हिपैटिक सेल कहते हैं, हिपैटिक कोशिका कहते हैं। दूसरा बात, जैसे ये हमारे पास एक लीवर है ना, और ये लीवर जो है वो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है, छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है। इन कोशिकाओं को हिपैटिक सेल कहते हैं। इसके अलावा हमारा जो लीवर है, उस लीवर में हिपैटिक कोशिकाओं के अलावा कुछ और विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी रहती है, विशेष प्रकार के सेल भी मौजूद रहते हैं। यानी कि हिपैटिक कोशिकाओं के अलावा हमारे लीवर में कुछ और विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी रहती है, जिसे हम कुफफर कोशिका कहते हैं, कुफफर सेल कहते हैं। एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कुफफर कोशिकाएं मनुष्य के शरीर के कौन से अंग में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। अगर हम कुफफर कोशिकाओं का काम देखें तो हम जानते हैं कि हमारा ब्लड का एक पार्ट है, कौन सा, आरबीसी, रेड ब्लड करप्सल्स, है ना। आरबीसी की मृत्यु होती है, हम जानते हैं कि आरबीसी जो है वो कहाँ पे डेड होता है, लीवर में डेड होता है। तो ये जो मरा हुआ आरबीसी है ना, मृत आरबीसी, ये हमारे लीवर में जाता है और मरे हुए आरबीसी को कुफफर कोशिका क्या करती है, भक्षण करती है और डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको ब्रेक डाउन कर देती है, विखंडित कर देती है। इसलिए कुफफर कोशिका का जो नेचर होता है वो कुफफर कोशिका भक्षण प्रकृति की होती है, यानी इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं फाइगोसाइटिक नेचर का होता है। कौन, कुफफर कोशिका। इसका काम क्या होता है, मरे हुए आरबीसी जब लीवर में पहुंचती है तो आरबीसी को पूरे तरीक़ा से विखंडित, तोड़ देती है, भक्षण करके उसको नष्ट कर देती है। दूसरा, अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं या भोजन के दौरान हमारे भोजन में कुछ टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, कुछ विषैला पदार्थ होता है, हमने भोजन किया या कुछ ऐसा पदार्थ खा लिया जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, टॉक्सिक एलिमेंट है, बैक्टीरिया है, जीवाणु है, तो वो हमारे ब्लड में नहीं मिलता। ब्लड में मिलने से पहले, विषैला पदार्थ हमारे ब्लड में मिलने से पहले लीवर की जो कुफफर कोशिकाएं होती है उन विषैला पदार्थ को, उन बैक्टीरिया को भक्षण करके उसे नष्ट करने का काम करती है। इसलिए हम जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति शराब पीता है और कम मात्रा में अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो शराब में जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, विषैला पदार्थ होता है, उन विषैला पदार्थ को जो लीवर की कुफफर कोशिकाएं होती है ना, वो भक्षण करके उसे नष्ट कर देती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शराब पी रहा है ना, क्वांटिटी ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में अगर शराब पी रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर टॉक्सिक एलिमेंट ज़्यादा है। और जब ये टॉक्सिक एलिमेंट हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो कुफफर कोशिकाएं उसे नष्ट नहीं कर पाती, क्योंकि इन टॉक्सिक एलिमेंट की मात्रा अधिक होती है। क्योंकि टॉक्सिक एलिमेंट को जब ये भक्षण करती है, फाइगोसाइट करती है, तो ये कोशिकाएं खुद ही क्या हो जाती है, मर जाती है। जब ये कुफफर कोशिकाएं मर जाती है ना, तो हमारा लीवर सही से काम नहीं करता और हमारा लीवर धीरे धीरे खराब हो जाता है। इसके अलावा हमने बताया कि आरबीसी, मरे हुए आरबीसी को नष्ट कौन करता है, कुफफर कोशिका। इसलिए जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीते हैं ना, तो उसके कुफफर कोशिका जो होती है वो मर जाती है। जब कुफफर कोशिकाओं की संख्या घट जाती है तो ये कोशिकाएं मरे हुए आरबीसी को नष्ट नहीं कर पाती और मरे हुए आरबीसी का जमाव हमारे लीवर में लगातार होता रहता है। और मरे हुए आरबीसी का जो रंग होता है वो पीला होता है, क्योंकि मृत आरबीसी का जमाव हमारे लीवर में काफ़ी मात्रा में हो जाता है, तो हमारा लीवर पीला रंग का हो जाता है, जिससे हम एक बीमारी के नाम से जानते हैं, जिसे हम पीलिया कहते हैं, है ना। तो ये लीवर के क्या है, फंक्शन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा लीवर में कुछ विटामिन स्टोर होते हैं। उन विटामिन का नाम क्या है, तो विटामिन के, है ना, लीवर में भविष्य के लिए स्टोर होता है। विटामिन ई, ये भी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित होता है। विटामिन ए और विटामिन B12। इसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन डी,
तो ये जो विटामिन होते हैं ना, ये विटामिन भविष्य के लिए लीवर में स्टोर होते हैं। अगर हम विटामिन के की बात करें तो इससे एक सवाल पूछा जाता है, विटामिन के जो होता है वो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग बनाने में मदद करता है। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो इससे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे खूबसूरती को बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन ई को हम लोग जनन का भी विटामिन कहते हैं, इसे हम जनन का विटामिन कहते हैं। विटामिन ए के बारे में आप जानिए कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है, आंसर होगा इसे गाजर में पाया जाता है। विटामिन B12 में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन डी को हम लोग धूप का विटामिन भी कहते हैं, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। और विटामिन डी हमारे हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। इसलिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो बताइए कौन सा बीमारी होगा। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है, और यह बच्चों में विशेषकर होता है, बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। और विटामिन डी की कमी से एक और बीमारी होता है जिसे हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। और ऑस्टियोमलेशिया जो बीमारी होता है वो बड़ों में पाया जाता है, वयस्कों में पाया जाता है। और इस बीमारी में वयस्कों की हड्डियां जो होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, आंसर होगा विटामिन सी सबसे ज़्यादा जो है वो आंवला में पाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में सवाल पूछा गया था, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा ना वो विटामिन डी होगा, क्योंकि विटामिन B6 हमारे लीवर में नहीं पाया जाता, और विटामिन B1 भी लीवर में स्टोर नहीं रहता भविष्य के लिए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन B12 और विटामिन डी, ये जो विटामिन है ना ये हमारे लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार चौथा क्वेश्चन आप सभी है ना पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हो रहा है तो वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंसुलिन स्रावित होती है, यानी इंसुलिन निकलता कहाँ से है। ऑप्शन ए अदरक का परकंद से, ऑप्शन बी बालसन फूल से, ऑप्शन सी डहेलिया की जड़ें से, ऑप्शन डी आलू की तना से, है ना। तो सबसे पहले अगर हम इंसुलिन की बात करें, है ना, तो इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है। हमने बताया कि अगर हार्मोन है तो हार्मोन का स्राव किससे होगा, तो हम जानते हैं कि हार्मोन का स्राव जो है वो ग्रंथियों से होगा। हार्मोन का स्राव ग्लैंड से होता है। तो अगर मानव शरीर की हम बात करें तो मानव शरीर में इंसुलिन का जो स्राव होता है वो मानव शरीर का एक अंग है जिसका नाम है पैनक्रियाज, जिसे हम हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। तो मानव शरीर का एक अंग है जिसका नाम है पैनक्रियाज। इसी पैनक्रियाज से इंसुलिन का स्राव होता है। हमने कहा कि इंसुलिन का स्राव जिस अंग से होगा उस अंग को हम ग्लैंड कहेंगे। इसलिए पैनक्रियाज क्या है, हमारे शरीर का एक ग्रंथि है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड का नाम बताइए, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम बताइए, तो आंसर होगा पैनक्रियाज। और अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, लीवर, दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, पैनक्रियाज। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है, आंसर होगा पैनक्रियाज। लेकिन अगर सवाल थोड़ा कठिन कर दिया जाए तो आपसे पूछा जाएगा पैनक्रियाज के किन कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है, तब हमारा जो आंसर होगा पैनक्रियाज में पाए जाने वाले जो बीटा कोशिका है उन बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है। दूसरा, इंसुलिन का काम क्या होता है। इंसुलिन हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उस मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी मात्रा को कंट्रोल करने का काम इंसुलिन करता है।
इसलिए अगर मानव शरीर के इसलिए किसी व्यक्ति में इंसुलिन हार्मोन का स्राव अगर कम हो जाए तो कम होने से उस व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और किसी व्यक्ति के ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो सवाल पूछा जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से कौन सी बीमारी होती है, तो आंसर होगा डायबिटीज़ नामक बीमारी होती है। किससे? ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाने से, है ना। तो इंसुलिन करता क्या है? तो इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, है ना, तो हमारे शरीर में जब इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से कौन सी बीमारी होगी? डायबिटीज़। दो प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। मनुष्य के शरीर में अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो डायबिटीज़। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मनुष्य के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा बीमारी होगा? डायबिटीज़, है ना। तो हम जानते हैं अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर डायबिटीज़ नामक बीमारी है तो इसका मतलब उसके शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम हो रहा है। तो हम जानते हैं कि डॉक्टर क्या करता है? इंसुलिन, कृत्रिम इंसुलिन का इंजेक्शन उसे बाहर से देता है, क्योंकि इंसुलिन का स्राव उसके शरीर के अंदर कम हो रहा है। तो ये जो इंसुलिन है ना, वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ये इंसुलिन एक पौधे से प्राप्त किया जाता है जिसका नाम है डहेलिया पौधा। और डहेलिया पौधे की जो जड़ें होती है ना, उन जड़ों से इंसुलिन बनाया जाता है, इंसुलिन निकाला जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी होगा, डहेलिया की जड़ें से। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं 5वां सवाल, है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है संवेग यानी मोमेंटम और वेग यानी वेलोसिटी का अनुपात किसके रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए एक्सेलरेशन त्वरण, ऑप्शन बी इम्पल्स आवेग, ऑप्शन सी डिस्टेंस दूरी, ऑप्शन डी मास यानी कि द्रव्यमान, है ना। तो हम जानते हैं कि जो संवेग होता है ना, यानी कि जो मोमेंटम होता है, इसे हम इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। तो संवेग क्या होता है? गतिमान वस्तु का गुण होता है, और गतिमान वस्तु के अंदर जो मास होता है यानी कि जो द्रव्यमान होता है, और जो गति कर रहे वस्तु का जो वेलोसिटी होता है यानी कि वेग होता है, उसके गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? उसके गुणनफल को संवेग कहते हैं। आपसे सवाल पूछा गया कि जो संवेग है ना, और जो वेग है, इसका अनुपात से हमें क्या प्राप्त होता है? तो संवेग का मतलब क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू वी, और वेग का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गया, इसका मतलब m का मतलब क्या है? मास, इसका मतलब द्रव्यमान। तो संवेग और वेग का जो अनुपात है ना, उससे हमें क्या प्राप्त होता है? तो आंसर होगा मास प्राप्त होता है, द्रव्यमान प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सी कोशिका यानी कि सेल की प्रकृति भक्षण यानी कि फाइगोसाइटिक नेचर करने वाली होती है ना। तो इससे पहले ही हम आपको इस सवाल का जवाब बता चुके हैं। तो देखिए एक बार ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? हिपैटिक सेल है ना, हिपैटिक कोशिका। ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें क्या है? नेफ्रॉन सेल, नेफ्रॉन कोशिका। ऑप्शन नंबर सी जो है वो न्यूरॉन सेल यानी कि न्यूरॉन कोशिका। ऑप्शन नंबर डी जो है वो कुफर कोशिका यानी कुफर सेल, है ना। तो अगर हम जानते हैं कि हिपैटिक जो सेल होता है, हिपैटिक कोशिका जो होती है वो किसकी कोशिका होती है? लीवर की। इसलिए लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। नेफ्रॉन कोशिका हमारे शरीर के कौन से अंग में पाया जाता है? तो आंसर होगा किडनी की जो कोशिकाएं होती है ना, नेफ्रॉन जो कोशिका होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो आंसर होगा किडनी में। न्यूरॉन कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो हमारा जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क, वह जो मस्तिष्क है वो
वो किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो वो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। इसलिए स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोनोलॉजी कहते हैं हम लोग, है ना। और हम जानते हैं कि कुफर कोशिकाएं एक स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं हैं और ये कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती है, लीवर में। और कुफर कोशिकाएं ही भक्षण प्रकृति की होती है, फाइगोसाइटिक नेचर का होता है, जो टॉक्सिक एलिमेंट, मृत आरबीसी, इन सभी चीज़ों का भक्षण करके उसको विखंडित, ब्रेकडाउन, नष्ट कर देती है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी।